Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो आज से हम एक्चुअल में फिजिक्स के चैप्टर्स अब स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन और फिर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ रहे थे, तो एक तरह से हम मैथ्स ही कवर करे जा रहे थे बहुत ज़्यादा. ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे हम उस मैथ्स को यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सब चीज़ें आती हैं. तो अब हम इसको पढ़ेंगे विद फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स में अप्लाई कैसे करना है अब हम ये देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1. आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक सा होगा. ठीक है, मोशन के बारे में ही हम स्टडी करेंगे. ऑल राइट, सो एक बड़ा ही ब्रॉड सी टर्म है मैकेनिक्स जो हम यूज़ करते हैं. और मैकेनिक्स एक्चुअल में हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मैकेनिक्स हम यूज़ करते हैं बहुत सारी टर्म्स के साथ में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड इज डायनामिक्स. ठीक है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप क्लास 12th में पढ़ोगे चैप्टर 1 और 2, जहां पर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में होंगे. चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे. तो स्टैटिक्स वर्ड जहां पर भी यूज हो जाएगा उसका मीनिंग है कि वहां पर ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, या तो रेस्ट पर होंगे या फिर इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का मोशन नहीं होगा. हम मोशन के बारे में स्टैटिक्स में नहीं पढ़ते हैं. ओके, बट स्टिल इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की ही ब्रांच है स्टैटिक्स. यहाँ पर चार्जेस या फिर ऑब्जेक्ट्स, आई शुड यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट, वो रेस्ट में होते हैं या फिर इक्विलिब्रियम में होते हैं. हमें क्या पढ़ना है, हमें काइनेमैटिक्स पढ़नी है. ओके, तो काइनेमैटिक्स आपने सुना होगा ये वर्ड भी. ठीक है, और स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, वो काइनेमैटिक्स के अंडर ही आते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स हम पढ़ेंगे. तो देखो मोशन के बारे में ही. ऑल राइट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो रीजन पर नहीं है कि मोशन क्यों हो रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ड्यू टू फोर्स, है ना. उस पर कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा. बट यहाँ पर हम फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं. कॉज क्या होता है, फोर्स. किसी भी मोशन का कॉज फोर्स है, और फोर्स के बारे में हम काइनेमैटिक्स में बात नहीं करेंगे. तो हम कब करेंगे, डायनामिक्स के अंदर बात करेंगे. सो डायनामिक्स इज दैट ब्रांच जहां पर मोशन हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कॉज ऑफ देयर मोशन. यानी कि यहां पर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे. तो जब हम फोर्स को डिस्कस करते हैं तब हम क्या बोल देते हैं, डायनामिक्स. जैसे हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे, रोटेशन के साथ में डायनेमिक वर्ड यूज किया गया है. दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई फोर्स, कोई टॉर्क, कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा होगा. राइट, सो वो चीज हम वहां पर साथ के साथ ही पढ़ते हैं, फोर्स या फिर टॉर्क. ठीक है, तो वो हो जाता है डायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर भी हम चार्जेस, इलेक्ट्रो वर्ड जब आ जाता है तो चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे. ठीक है, और वहां पर रीजन क्या है, कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम उसके साथ में ही पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बातें साथ में ही करते हैं. मोशन तो हो ही रहा है चार्जेस का, लेकिन उसका जो कॉज है, उसका जो रीजन है, उसे भी हम कंसिडर करते हैं. लेकिन काइनेमैटिक्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, वो काइनेमैटिक्स के अंडर है. तो वहां पर हम कोई भी बात फोर्स के बारे में तो नहीं करेंगे. ठीक है, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, मोशन. ठीक है, बस वो मोशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना. ठीक है, तो ये चीज हम इजीली कवर कर लेंगे चैप्टर 3 और 4 के अंदर. फिर हम आ जाएंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी कि वहां पर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो 5th चैप्टर से हम फोर्स पढ़ेंगे. तब तक आपको फोर्स नहीं पढ़ना है, आप फ्री हैं बिल्कुल. काइनेमैटिक्स हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब जैसे हम मोशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बोरिंग चीज़ है हम डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. तो ये डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी क्योंकि क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं. रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन बहुत बार सुनी होगी, 1000 बार. ठीक है, ऐसे ही मोशन को हम क्या बोल देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन. यहां पर हमने बोला डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन. ठीक है, यहां पर हमने बोला चेंजेस इट्स पोजीशन. मोशन हो रहा है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा. अब चेंज करेगा पता कैसे लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग.
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सो आई कैन से कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अभी इस रूम में बहुत सारी चीजें रेस्ट पर है, जैसे ये स्क्रीन जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मैं कल भी आऊंगा तो मुझे सेम जगह पर मिलेगी, ये जो कैमरा है ये सेम जगह पर होगा, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, रेस्ट पर हैं, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, ये स्क्रीन वहीं मिलेगी मुझे, ठीक है, अगर कोई टेबल पर बुक रखी है तो वो वहीं पर है। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल कि वो चीजें रेस्ट में हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट में है। ठीक है, मोशन, अब मोशन में क्या है, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर मूव कर रहा हूं तो आई एम इन मोशन। ठीक है, अब रोड पर जाएंगे तो गाड़ियां मोशन में है, मूव कर रही हैं, मूव कर रही है मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर ये चीज हम हटा देना विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डेफिनेशन से तो हमें आइडिया लगना ही बंद हो जाएगा कि वो चीज रेस्ट में है या फिर मोशन में है। जैसे स्पेस में जब हम चले जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में, तो वहां हमें पता नहीं लगता, कुछ कंपेयर करने को नहीं होता। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है या फिर वो मूव कर रहा है। ठीक है, आप उसको कंपेयर किससे करोगे कि वो इससे थोड़ा सा इधर आ गया या उधर चला गया, ठीक है, इससे उसको क्रॉस कर दिया, ये कुछ भी नहीं है वहां पर। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो डेफिनेशन में हम यूज करें, क्योंकि कंपेयर तो देखो आपको आसपास की चीजों से ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सिंपल सी चीजें हैं, रेस्ट और मोशन ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, और आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, हम ज्यादा कुछ बात करने नहीं वाले हैं। ओके, तो वेट, अभी इसका ये एनिमेशन गायब। ओके, तो रेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम मोशन में हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम मोशन में, लेकिन हमें जो चीज रेस्ट में है वो लगता है कि वो मूव कर रही है। ठीक है, ये अब सब आपके साथ में हुआ होगा, जब हम ऐसे ट्रेन में या फिर बस में ट्रेवल करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो मूव कर रही हैं। अब एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा लगता क्यों है कि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग की चीजें हैं वो मूव कर रही हैं। अब पेड़ है, ये बिल्डिंग्स है, ये सब तो रेस्ट में है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि वो मूव कर रही है, राइट। तो ऑब्जर्वर इस टाइम पर कहाँ है, ट्रेन के अंदर या फिर बस के अंदर, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज रेस्ट पर है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो उसे मोशन में नजर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एक पैसेंजर है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, ट्रेन के अंदर नहीं है, अब ये प्लेटफॉर्म पर है, तो इसके लिए ट्रेन और इसके अंदर के सारे पैसेंजर्स सब लोग क्या है, मोशन में है। इसके लिए फॉर दिस पैसेंजर, जो पैसेंजर नहीं है इस आदमी के लिए जो भी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पर है, इसके लिए सभी पैसेंजर्स मोशन में है। लेकिन अगर ये पैसेंजर्स आपस में कंपेयर करें एक दूसरे को, ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है। इस लड़के के लिए ये लेडी रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन ये लेडी अगर वो आदमी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो उसे देखेगा तो उसके लिए वो मोशन में है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोशन या फिर रेस्ट ऐसे बता पाना इतना इजी नहीं है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में है तो उसके लिए उसके को पैसेंजर्स आसपास वाले सब रेस्ट पर हैं, लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म पर है तो उसके लिए वो मोशन में है। ठीक है, तो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि मोशन या फिर रेस्ट, कोई भी चीज हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर की हेल्प से, और ऑब्जर्वर जहां प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड हम यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है कि वो ऑब्जर्वर जो है वो कहां पर प्रेजेंट है। अगर वो प्लेटफॉर्म पर है तो वो प्लेटफॉर्म ही क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहीं से वो ऑब्जर्व कर रहा है अपने आसपास की चीजों को। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है तो वो ट्रेन उसके लिए क्या बन जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, दैट फ्रेम मतलब वो एरिया या फिर वो रीजन वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताती है वेयर, आई एम कटिंग दिस पार्ट, आई शुड राइट वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। ओके, वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, ये चीज हमें बताती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस टेल्स वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो कुछ भी हो सकती है, वो हमारी मर्जी है, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी।
अदरवाइज हमारी मर्जी है कि हम किस चीज़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टोटली अपॉन अस, हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ये बताता है कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर के बारे में, हाँ ऑब्जर्वर के बारे में कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके चेंज होने से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होता है तो हमारे लिए कंप्लीट ये जो व्यू है वो चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, मतलब ठीक है। अगर मैं ट्रेन के अंदर हूं तो मेरे पैसेंजर्स रेस्ट पर हैं, अगर मैं प्लेटफॉर्म पर हूं तो वही चीज़, वही सेम पैसेंजर्स मोशन में आ जाते हैं। तो हमारा कंप्लीट जो व्यू पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है तो ऑब्वियसली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी अगर हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि अब हमने कहा कि रेस्ट और जो मोशन है वो हम ऐसे तो नहीं बता सकते, ठीक है। ये कैसी टर्म्स हैं, ये रिलेटिव टर्म्स है। ये आपने सुना भी होगा कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम कहाँ पर, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अभी अभी हमने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कौन होता है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो रेस्ट या फिर मोशन है वो सब रिलेटिव बातें हैं कि मेरे विद रिस्पेक्ट टू कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू वो रेस्ट में ना हो, है ना। तो वो रिलेटिव चीजें हैं, आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो वो मैटर करता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज होती है, तो आपने तो पढ़ ही लिया यहां पर आर अननोन। तो एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर मोशन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब हम ये कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे लिए तो रेस्ट पर है, लेकिन अगर कोई एलियन देख रहा है किसी दूसरे प्लैनेट से तो क्या उसके लिए भी रेस्ट पर है? नहीं, क्योंकि अर्थ खुद भी तो मूव कर रही है। अब वो एलियन तो दूसरे प्लैनेट पर है, अब उसको पता कि अर्थ मूव कर रही है, तो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हर एक चीज, ये ट्रीज, ये बिल्डिंग, सब कुछ जो हमें लगता है कि रेस्ट पर है लेकिन वो मोशन में है। सो दैट मीन्स एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती कि मैं कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो ऐसा बता दूं कि ये रेस्ट पर है और हर एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। सो ये चीज हम दिमाग से निकाल देंगे कि हम कह रहे हैं कि मैंने कहा कि ये रेस्ट पर है, दूसरा कह रहा है कि वो रेस्ट पर नहीं है, तो हम उससे लड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली हो सकता है कि उसके लिए वो रेस्ट पर ना हो, मेरे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट वी विल सी पॉइंट ऑब्जेक्ट। आज हम सिर्फ बेसिक टर्म्स देख रहे हैं इस चैप्टर में जो हम यूज करने वाले हैं। इससे भी ज्यादा हम आगे जो टर्म्स होती हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, हम बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, या फिर मान लो कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट इज द मीनिंग? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस, ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, तब हम उसको इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसका खुद का साइज देखो बहुत थोड़ा सा है, और अगर मैं इसको 1 मीटर से मूव कर दूं या फिर 100 मीटर्स में से मूव करा दूं, अब इसका खुद का साइज 1 मीटर भी नहीं है, लेकिन इसको मैंने मूव कितना करा दिया, 100 मीटर्स, तो जो डिस्टेंस इसने मूव किया वो इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गया। सो दैट टाइम, एट दैट टाइम आई कैन कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका इतना साइज मुझे कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बस उसको एक पॉइंट मान लो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए अर्थ को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब अर्थ तो इतनी बड़ी है ना, बट उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन, ठीक है। अगर सन के अराउंड मोशन पढ़ रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है अर्थ, वो बहुत लार्ज है कंपेयर टू इट्स साइज। हमारे लिए अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है ये बहुत लार्ज है उसके साइज के कंपैरिजन में। सो अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ ट्रेन। अब ट्रेन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स, अगर अब ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, चलो 2 किलोमीटर्स मान लिया, इतनी बड़ी भी नहीं होगी ट्रेन, ठीक है, चलो मैक्सिमम ने मान लिया 1 किलोमीटर की लेंथ है एक ट्रेन की। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है
तो उस टाइम के लिए हम उसकी लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, उसके साइज को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ट्रेन की लेंथ हमें स्पेसिफिकली मेंशन की होती है कि ट्रेन इतनी लंबी है, ठीक है, 800 मीटर्स लेट से ट्रेन की लेंथ है, वो एक पॉइंट ए से क्रॉस हुई, ठीक है, और पॉइंट बी पर पहुंच गई। पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। अब ट्रेन की खुद की लेंथ है 800 मीटर, डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो 1000 मीटर्स, तो वहां पर आप ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। क्लियर है, आपको समझ आया। अब ये जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट का साइज है, जो डिस्टेंस इसने कवर किया इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल नहीं है, ये कंपैरेबल है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको ट्रेन की लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि ट्रेन ने अपना फर्स्ट पॉइंट क्रॉस किया। यहाँ पर हम पॉइंट्स के टर्म में बात करते हैं कि ट्रेन ने अपना फ्रंट पार्ट जब ये क्रॉस किया, अब इसने पूरा ही प्लेटफॉर्म कब क्रॉस कर लिया, जब ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आपको लेंथ को देखना पड़ेगा कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस एक्चुअल में कवर किया इस पार्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसके फर्स्ट पॉइंट को मार्क कर लूँ, ये पॉइंट 1 है, तो ये पॉइंट 1 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी, ट्रेन ने एक्चुअल में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। 1 किलोमीटर तो ये खुद, और जितना 800 मीटर उसका खुद की लेंथ है, तो लेंथ यहाँ पर काउंट होगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें साइज को कंसिडर करना पड़ता है। अदरवाइज जब भी एक ऑब्जेक्ट कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वो डिस्टेंस बहुत लार्ज है कंपेयर टू इट्स साइज, तो आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग विच वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर इज, आपने सुना होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलिए, नाउ इफ यू कैन सी, अब ये एक कोई भी बंदा है, ठीक है, ये चल रहा है इस डिस्टेंस पे, स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है, गया 6 मीटर्स तक और फिर ये वापस आया। अब डिस्टेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। बट इस टाइम पर ये मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, या तो ये आगे गया फिर ये पीछे आ गया। तो अब इसका मोशन स्पेसिफाई करने के लिए अब मुझे किसी को बताना है कि ये कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे एक एक्सेस बनानी पड़ेगी जिसको हम एक्स एक्सेस बोल देंगे, है ना। इस डायरेक्शन को मुझे कुछ मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया एक्स एक्सेस, एक्स वाई जेड, ये इजीली हम मान लेते हैं, है ना। सो एक्स एक्सेस पर अब मैं इसको पॉज कर देता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज माई ओरिजिन एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ओरिजिन के पीछे जो रह गया वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हमने 1 डायमेंशन मान ली है, एक डायमेंशन की मुझे जरूरत है, वो डायमेंशन क्या है, x, ठीक है, यानी कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए इसकी पोजीशन को बताने के लिए। इस टाइम पर इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1 है, ठीक है। सो आई कैन से हिज पोजीशन इज +1 मीटर्स। क्या वो कह सकता हूं मैं, +1 मीटर। तो प्लस साइन से मैं समझ गया कि ओरिजिन के राइट साइड में वो उसकी पोजीशन होगी, और कितने यूनिट्स, 1 मीटर्स। अगर मैं कह रहा हूं वो यहां पर है +6 मीटर्स अवे, सो दैट मीन्स कि उसकी पोजीशन ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कितना है, 6 मीटर्स राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मैं कहता हूं -2 मीटर्स, लेट्स से -2, सो नेगेटिव साइन का मीनिंग हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मुझे कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए, अभी तक वेरिएबल क्या चल रहा है, x, ठीक है। सो हम x वेरिएबल के टर्म्स में ही उसकी पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर उसकी पोजीशन +1, +6 पॉजिटिव डायरेक्शन में, -2, -5, -6 ये सब नंबर्स होंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन आपको कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ी इसकी पोजीशन बताने के लिए, सिर्फ एक ही डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को मैं क्या कह सकता हूं, 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन का मीनिंग ये है, अगर कोई मोशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन बताने से काम चल गया, ठीक है, उसके मोशन को स्पेसिफाई करना है और आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, सो दैट मोशन कैन बी रिगार्डेड एज 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसा नहीं कि मोशन अगर एक्स एक्सेस के अलोंग हो रहा है तो ही आप कहोगे कि वो 1 डायमेंशनल है, नहीं। अब इस सबको भूल जाओ, ठीक है। लेट मी इरेज दिस पार्ट।
ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा था, ठीक है। अब ये यहां पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, एक बॉल को उछाल रहा है हवा में, इसको मन किया खेलने का, तो इसने बॉल को उछाला हवा में, ये ऊपर गई, ठीक है, और फिर वो बॉल नीचे आ गई, ठीक है, इसी डायरेक्शन में गई और इसी डायरेक्शन में वापस आ गई, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हुई लेकिन एक्सिस, अगर मैं लाइन देखूं, लाइन ऑफ मोशन, तो वो सेम है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है बॉल के मोशन के बारे में, तो बॉल का मोशन एक्स एक्सिस में हुआ है? नहीं, बॉल पहले भी 1 मीटर पर थी, अगर एक्स एक्सिस से हम देखते हैं, अभी भी उसका डिस्टेंस 1 मीटर है, वो कहीं पर भी हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, यहां पर उसने बॉल को उछाला हवा में और फिर वो वापस आ गई इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस बॉल का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यहां पर पहुंच गई बॉल तब भी 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर मैं किसी को सिर्फ एक ही डायमेंशन की इंफॉर्मेशन देता हूं, वो है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसको लगेगा कि ये बॉल तो रेस्ट पर है ना। हर टाइम पर इस बॉल की पोजीशन क्या है, 1 मीटर्स है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज तो हो रही है, वाई डायरेक्शन में तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताओ या ना बताओ, इस बॉल के मोशन के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो पता ही नहीं लग रहा कि ये मोशन में है। हमें क्या चाहिए, हमें दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट से बता सकता हूं कि अभी इसकी पोजीशन लेट्स से यहां पर है 5 मीटर्स, ठीक है, फिर उसकी पोजीशन कुछ भी हाइट तक वो जाता है, तो लेट्स से इट इज 10 मीटर्स, ठीक है। तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, वो एक कोऑर्डिनेट आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं चाहिए। सो ये मोशन कैसा है, ये मोशन भी 1 डायमेंशनल मोशन हुआ, क्योंकि आपको इस मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत है, ठीक है। तो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं समझना कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहे हैं वो ही क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है, नहीं, ये मोशन भी 1 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूं, अब हमें पता है कि वो तो नीचे गिरकर वापस आएगा ही, लेकिन लेट्स अज्यूम कि वो नहीं आता, ठीक है, ग्रेविटी है ही नहीं, मैंने जिस डायरेक्शन में उसको फेंका वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस मोशन इज ऑल्सो 1 डायमेंशनल, ये मोशन भी 1 डायमेंशन है। मैं इसी डायरेक्शन को क्या मान लूंगा, एक अपनी एक्स एक्सिस या वाई, कुछ भी इसको नाम दे दूंगा, ये एक्स वाई जेड तो सिर्फ नाम है, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो मैं इसी डायरेक्शन को कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा और उसमें कहूंगा कि ये यहां पर है 1 पर, फिर 2 मीटर्स, फिर 3 मीटर्स, और इस तरह से वो उसकी पोजीशन हर टाइम पर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं, ठीक है। सो आई डोंट नीड 2 डायमेंशंस हियर। जब तक मोशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, 1 डायरेक्शन से मीनिंग ये नहीं है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड को आप अलग अलग मत समझें, ठीक है, एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब मोशन हो रहा है, तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट मोशन कैन बी रिगार्डेड एज 1 डायमेंशनल मोशन। ऑलराइट, क्लियर है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन को ही हम इसका नाम दिया हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इसे हम कह सकते हैं, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आप कुछ भी कहें। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग भी यही होता है। रेक्टि वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रिक्टली, लीनियर का मतलब लाइन। तो जो मोशन क्या हो, स्ट्रिक्टली एक लाइन में ही हो, वो मोशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो जस्ट एक दूसरा नाम है, बात तो एक ही है, 1 डायमेंशनल मोशन कहो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट वी विल सी मोशन इन 2 डायमेंशंस। ओके, अब मुझे ये भी, ऑलराइट। सो नाउ दिस बॉय इज थ्रोइंग दिस बॉल, अब इसने इस बॉल को फेंका, ठीक है। अब ये बॉल मूव करते करते करते, ठीक है, अब वही चीज हो गई कि बॉल उसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो शायद वो उस डायरेक्शन में जाती, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं होती तो शायद वो यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। सिंपली अब मैं इसे पॉज कर सकता हूँ, ओके, इस पॉइंट पर हमने इसे पॉज कर दिया और ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस बॉल का पाथ, ठीक है। सो बॉय ने इस बॉल को फेंका, ठीक है, और बॉल ने ये पाथ यूज किया। बॉल का जो पाथ है, मोशन हुआ है, वो इस पाथ के अलोंग हुआ है, ठीक है। तो अब क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन कह सकता हूँ? नहीं,
स्ट्रेट लाइन तो ये तब होता अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वो तब होता। अब यहाँ पर मुझे इसका मोशन, इस बॉल की पोजीशन अगर मुझे किसी को बतानी है तो मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, मुझे उसको वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में भी इसका डिस्टेंस देखो चेंज कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे बॉल मूव करेगी। तो यहाँ पर मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे इसको बताने के लिए, इसका मोशन समझाने के लिए? 2 कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 कोऑर्डिनेट्स, या फिर आप कह सकते हैं कितने डायमेंशंस की जरूरत है? 2 डायमेंशंस की जरूरत है, एक एक्स डायमेंशन और दूसरा वाई डायमेंशन। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज रिगार्डेड एज 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है ये? 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। लेकिन इस बॉल का जो मोशन है ना वो एक प्लेन में हो रहा है। ये जो मोशन है अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये एक प्लेन के अंदर आ रहा है। ये अगर मैं इसको बोर्ड को या फिर स्क्रीन को वहां ले जाऊं तो ये बॉल हर टाइम पर उस प्लेन के अंदर ही रहेगी, ठीक है, उस प्लेन से ना तो बाहर ना उससे अंदर, ठीक है, तो वो प्लेन पर ही है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है इस बॉल का मोशन स्पेसिफाई करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। ऑलराइट, सो ये जो चीज हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज 4th चैप्टर, मोशन इन 2 डायमेंशंस या फिर मोशन इन प्लेन, जो आपका चैप्टर का नाम होगा, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। इसको हम 2 डायमेंशंस है तो हम इसको मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है। क्योंकि जो 2 डायमेंशन होते हैं, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमेशा एक प्लेन बना लेती हैं, ठीक है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वो भी एक प्लेन बना लेती हैं। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वो भी एक प्लेन बना लेती हैं, लेकिन एक्स वाई और जेड ये तीनों एक साथ प्लेन नहीं बनाती, ठीक है। तब क्या हो जाता है? 3 डायमेंशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर ये काइट का जो उड़ना है सबने किया होगा, काइट तो सबने उड़ाई होगी। तो काइट जब उड़ती है तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी? नहीं। क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाएगी? नो। क्या वो सिर्फ 2 ही डायमेंशन से मूव करेगी कि एक आगे एक, मतलब ठीक है, इस तरह से? वो भी नहीं होता। तो जो काइट का मोशन है वो हो रहा है 3 डायमेंशंस में, ठीक है। वो ऊपर भी मूव करेगी, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में भी, आगे या पीछे भी, ठीक है, और इस तरह से भी वो मूव करेगी। वहां पर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स वाई एंड जेड। ऊपर भी जाएगी, कभी नीचे भी आएगी, हवा पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कभी इस डायरेक्शन में आगे जाएगी, कभी पीछे। सिमिलरली वाई में भी उसकी पोजीशन चेंज होगी। सो वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज 3 डायमेंशनल मोशन। ऑलराइट, so I hope with this part you are clear with the term 1 dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion, ठीक है। तो क्या मीनिंग होता है इनका? सिंपली यही मीनिंग है कि कितने कोऑर्डिनेट्स आपको कम से कम चाहिए, ठीक है, उसका मोशन बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कम से कम देखो 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है एक काइट का मोशन समझाना है अगर किसी को, ठीक है। कोई अगर स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, आगे या फिर पीछे, तो मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट काफी है, ठीक है। लेकिन अगर ये मूव करते करते अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर ले, तब मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट था एक्स, वो तो अब चेंज होना बंद हो गया और उसके हिसाब से मोशन भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मुझे एक नया कोऑर्डिनेट वाई बताना पड़ेगा जिसके अंदर उसका मोशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, सो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। हमारे पास टोटल देखो 3 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। अगर आपका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है, ओनली 1 आउट ऑफ 3 डायमेंशंस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन, तो हम उसे कह सकते हैं 1D या फिर 1 डायमेंशनल मोशन। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स या फिर 2 डायमेंशंस एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स, कोई भी 2, ठीक है, आपके यूज हो रहे हैं, रिक्वायर्ड है टू स्पेसिफाई द मोशन, तो उसे हम कह देंगे 2D मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स या फिर तीनों डायमेंशन आपके यूज हो रहे हैं टू स्पेसिफाई द मोशन, देन इट इज 3D और 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस पार्ट। 1D को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन भी कह देते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। 2D का मीनिंग मोशन इन प्लेन भी हम उसे कह देते हैं, मोशन इन प्लेन। क्लियर है? तो मोशन इन प्लेन भी हम उसे कह सकते हैं 2D को। 3D के लिए ऐसा कोई स्पेशल नेम दिया नहीं गया है, मोशन यहां पर पूरे स्पेस में हो रहा है, ठीक है,
स्पेस में कहीं भी हो रहा है। जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करें, 3 डायमेंशंस में, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, नो। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स भी बहुत इजीली आप सोच सकते हो 1D 2D या फिर 3D मोशन के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कि इस चैप्टर का बेसिस बनता है, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये सब बेसिक टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ मोशन क्या होता है ये हमने देखा। ठीक है, और ये 1D 2D या फिर 3D मोशन का मीनिंग क्या होता है। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, आई मीन ये सब टर्म्स बेसिक टर्म्स के साथ। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।